इंफॉर्मेशन कैन बी रिड्यूस। तो हमारे पास आएगा क्या क्या। एक फाइनल चीज जो हमने होपफुली आज डिस्कस करनी है वो है हिस्टोग्राम। नॉट सो डिफिकल्ट, एक सिंपल सी लॉजिक है, वो समझ में आ जाएगी। यू हैव सीन हिस्टोग्राम इन योर ओ लेवल्स ऑल्सो। तो वैसा ही लॉजिक है, बस एक दो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। थोड़ी सी डिफिकल्टी थोड़ा सा सवाल में घुमा देगा, ऐसा तो इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आएगा। स्टेम एंड लीव डायग्राम, इसको भी समझना आसान है, बस ये एक किस्म की डायग्राम है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो फिर एक ही जैसे रेपिटेटिव सवाल आते हैं उससे काम चलाना है। स्टैंडर्ड स्टेम एंड लीव डायग्राम है, और फिर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व, और एक आखिरी डायग्राम जो है अपनी बॉक्स एंड विस्कर्स डायग्राम। बहुत ही सिंपल सा है ये। हो पता नहीं मेरे आज क्लास में हो जाएगा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा चल जाता है, लेकिन बॉक्स एंड विस्कर्स डायग्राम। तो आपके पास डाटा दिया हुआ है, उसको फिर अलग अलग किस्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग डायग्राम्स। वाई? ताकि आप डाटा को असेस कर सको, उससे सामान, उससे डाटा और डाटा आप एनालाइज कर सको, कुछ डिडक्शंस निकाल सको। क्योंकि जब आप डाटा को एक डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको समझना आसान हो जाता है, आपके लिए डाटा को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। सही है। तो ज़्यादातर आप देखते हो कि अगर कोई बिजनेस प्लान बनाता है या कोई इंट्रोड्यूस कराता है, कोई मीटिंग हो रही होती है, तो पीपीटीज जो होते हैं, प्रेजेंटेशंस में ज़्यादातर आपने देखा है पाई चार्ट बना हुआ होगा, या तो फिर कोई किस्म का लाइन ग्राफ बना होगा। सारे डाटा को वो ऐसे नहीं दिखा देते, एक टेबल बना के नहीं दिखा देते, क्योंकि आपको जिसको प्रेजेंट करना है, यू वांट हिम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द डाटा मीन्स। अब वो पहले वो सारे डाटा को पढ़ेगा, अगर टेबल फॉर्म में दे दिया तो डाटा पढ़े, फिर खुद उसको निकाले, कुछ समझे। तो एक ओवरऑल आपको एक व्यू मिल जाता है व्हेन यू हैव अ diagram in front of you. So it is better for you to draw a diagram for manipulation and analysis of your data. सही है। तो अब ये हमने सीखना क्या है कि ये चार तरीके हमारे पास हैं जिसको हमने सीखना है। हिस्टोग्राम है क्या? हिस्टोग्राम इज सिंपली, सबसे पहले तो समझना है कि फॉर कंटिन्यूस डाटा होता है। मैंने बताया था आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा। कंटिन्यूस डाटा ऐसा डाटा जिसके अंदर जो है वैल्यूज कि कोई एवरेज चेंज की वजह से नहीं आती। जैसे आपकी हाइट है, आपकी एज है, वो हर सेकंड में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है। और जैसे आपका हर सेकंड में एज जो है बढ़ता जाता है, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक डब्बे के अंदर बॉल्स है, या मैं एक पैकेट खरीदता हूँ बॉल्स का, तो उसके अंदर या तो दो बॉल निकलेंगी, या तीन बॉल निकलेंगी, या फोर बॉल निकलेंगी, या 4.5 बॉल्स तो निकलेंगी ना। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। कंटिन्यूस डाटा होता है जैसे कि हाइट ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, सही है, एज हो गई किसी की। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम होता है फॉर कंटिन्यूस डाटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया होता है, टेबल फॉर्म दिया होता है। इसका मैं पास पेपर से सवाल लूंगा डायरेक्ट, ताकि मुझे टेबल ना बनाना पड़े, टाइम बचाना हमने। तो कंटिन्यूस डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में, हमारे पास डाटा होता है, और उस टेबल फॉर्म से हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालता है, जिसका हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास वेट। क्लास वेट क्या होती है ये भी बताता हूँ अभी। फ्रीक्वेंसी हम फिर प्लॉट करते हैं और फिर उससे चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अब सिंपल सा हमारे पास अगर एक सवाल लेता हूँ जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना हो, आ गया। ये डाटा दिया हुआ है, देखो द टाइम्स टेकन टू ट्रेवल, बिल्कुल 5 रुपए का सवाल है। टू ट्रेवल टू कॉलेज बाय 2500 स्टूडेंट्स। अब डाटा को समझना भी पहले इंपॉर्टेंट होता है, भाई डाटा बोलना क्या चाह रहा है किस चीज़ का डाटा। तो 2500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और उनका टाइम टेकन टू ट्रेवल कॉलेज है। तो अगर मेरे पास 0 से 20 मिनट, कितने बच्चों को लग रहे हैं? 440 बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम लग रहा है कॉलेज पहुंचने में, 0 से लेकर 20 मिनट। इसी तरीके से 20 से लेकर 30 मिनट लग रहे हैं 720 स्टूडेंट्स को। तो ये सारा डाटा इसने दे दिया। तो ये हमें पता है फ्रीक्वेंसी टोटल क्या होगा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है। सारे बच्चे कितने हैं टोटल हमारे पास? 2500 हैं। तो टोटल हमें पता है 2500 होगा। अब इसने बोला ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यहाँ पे लेता हूँ, ताकि मुझे कभी ना बनाना पड़े, कि हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो।
होपफुली एक ही हिस्टोग्राम से आप लोगों को जाना समझ में आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब हिस्टोग्राम निकालने के लिए जब भी हम हिस्टोग्राम को प्लॉट करने जाते हैं तो हमारे पास जो है एक्स एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस पे हमेशा क्या बनता है, वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अभी हम निकालना सीखेंगे। वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी, ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमेशा, याद रख लो, भूलना नहीं है। और एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यूज होंगी, जो एक्स की वैल्यूज है ना, जो भी हमारा जिस चीज का डाटा है वो हमारे एक्स पर होगा, एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा है टी, तो ये यहाँ पे जो एक्स जो वैल्यूज होंगी वो टी की है, टाइम। सही है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे बनते हैं, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक और कॉलम में ऐड कर देता हूँ इसी के अंदर, इसी डाटा के अंदर। सही है, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, और यहाँ पर ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती क्या, मैंने बताया था फॉर्मूला ऊपर, ये रहा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी तो हमें साफ साफ दिख रही है हर उसकी, तो ये क्या है, 440 है, 720 है, 920 है, ऑल ऑफ दीज आर फ्रीक्वेंसी। इसको डिवाइड कैसे करना है, क्लास विड्थ के साथ। अब क्लास विड्थ है क्या, यहाँ इन दोनों वैल्यूज के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारा क्लास विड्थ है। अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, सिमिलरली ये भी लिमिट ही है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। समझ लो ये 20 माइनस जीरो हो जाएगा 20, तो मैं क्लास विड्थ इस केस में हमारे पास 20 है, तो करूंगा क्या, मैं यहाँ पे 440 डिवाइड बाई 20। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720 फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास विड्थ है 30 माइनस 20, 10। ये हो जाएगा 920 डिवाइड बाय अगेन 10, ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 20, और फिर ये 120 डिवाइड बाय 30। आगे कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर चलाते हैं तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 22 आ जाएगा क्लास विड्थ। इसकी क्लास विड्थ आ जाएगी 72, इसकी आ जाएगी 92, इसकी आ जाएगी 15, और ये आ जाएगी मेरे ख्याल से 4। सही है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब इसको प्लॉट करने जाएंगे। अब प्लॉट क्या करना है आपको, क्या किया आपने, अपर माइनस लोअर करके भी डिवाइड कर दिया 440 से? ये जो है ना, हिस्टोग्राम इज वेरी मच सिमिलर टू, हाँ नहीं, फ्रीक्वेंसी को मैंने अपर माइनस लोअर कर दिया, मतलब डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय द क्लास विड्थ, तो 440 डिवाइड बाय ये 20 माइनस जीरो 20 हो गया, 720 डिवाइड बाय माइनस 20 10। सही है, इस तरीके से मैंने निकाला है। बता क्या था, अच्छा पॉइंट आया था मेरे दिमाग में, क्या बता दिया, निकल गया मेरे ध्यान से। चलो, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सही है, बता दिया। हाँ, अब इसको जो है ना, स्केल, प्रॉपर स्केल, आपने एक सूटेबल स्केल चूज करना होगा फॉर द वाई एक्सेस। तो हमारे पास वाई एक्सेस में वैल्यू जा रही है मैक्सिमम 92 तक, तो मैं 10 20 15 लगा सकता हूँ, 10 तकरीबन, ये इसको 10 बोल दिया, 20 30 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 70, ये 80, 90, और ये 100 आ गया। ठीक है, और हमारे पास, हाँ अच्छा पॉइंट याद आया, याद आया। मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था अभी, हिस्टोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बार ग्राफ के साथ, लेकिन एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। बार ग्राफ आपने ओ लेवल में ज़्यादा बार ग्राफ ही बनाया, ओ लेवल में बार ग्राफ होते हैं यूं करके, एक डब्बा, फिर उसके बाद जगह छोड़ी, दूसरा डब्बा बना, फिर जगह छोड़ी, फिर तीसरा जगह, बार, सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक है, यूं हो गया, फिर ये ऊपर चलेगा, तो देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स, तो दिस इज योर हिस्टोग्राम। और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है हमेशा, हमेशा हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है, गलत नहीं करना। अब इसको फिल करेंगे तो हमारे पास पता है कि 0 से लेकर 20 तक फॉर माई फर्स्ट, अच्छा इसको भी लेबल करना पड़ेगा एक्स एक्सिस को, मेरे पास 90 तक जाना है, तो इसको मैं 10
ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, ये सारे फिल कर दिए हम। बहुत काला काला, ये कलर चेंज करते हैं। अब हमारे पास है क्या, पहला है हमारे पास 0 से लेकर 20 तक हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 22 है। तो 0 से लेकर 20 मतलब यहाँ तक ये मेरा चलेगा। और 22 तो ये 20, 20 के बाद ये 2, तो 22। ये मेरे पास बन गया फॉर द फर्स्ट। ये वाला बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बहुत पतली सी लाइन है, बहुत काला काला इसका जो है ना, बहुत डार्क है। चलो खैर है। फिर अगला बार हमारे पास बनेगा 20 से 30 तक का 72 का। तो अब मैं यही इसको मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। 72, 72। तो 20 इसको मैं मोटा कर लिया। और 20 से 30 तक 72 तक जाना है मुझे। 72 आ रहा है मेरा, ये 70। सही है, थोड़ा मैंने मोटी कर दिया दिखाने के लिए, लेकिन समझ में आ गई होगी। तो देखो 72 तक जा रहा है। ये 70 और 70 के बाद एक छोटा ब्लॉक ऊपर, तो 72 हो गया। फिर है 30 से 40 तक का 92। अब 30 से 40 तक मुझे 92 पर जाना है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी बन गया। फिर हमारे पास है 40 टू 60 तक 15 है। 40 टू 60 तक 15। 15 होगा बीच में ना, 10 और 20 के बीच में। ठीक है, थोड़ा अंदाजा है, मेरा मार्कर थोड़ा मोटा है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। खैर है, आप लोग तमीज से बनाना। 60 से 90 तक है 4। तो 4 हमारे पास हो गए, दो ब्लॉक छोटे वाले। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया है। सारे हिस्टोग्राम ऐसे ही बनेंगे हमेशा। और आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेफ्ट पे रखनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अलग से कैलकुलेट करोगे, उसको लेफ्ट पे रखना, मतलब अपने वाई एक्सेस पे रखना। और प्रॉपर्ली आपने बना दिया। फिर कह रहा है एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम्स टेकन टू द कॉलेज। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आप लोगों को मतलब बताया स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, और उसका फॉर्मूला भी ऊपर दिया हुआ है। अब ये जो है ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी, ग्रुप डाटा में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता था अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन ऑफ एक्स। और मीन आपको पता है कि ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकलता है, वो अभी आप निकाल सकते हो। तो उसका मीन निकालने के लिए भी आपको पहले टी की जो वैल्यू है उसका मिड निकालना पड़ेगा। इसका एक और मुझे जो है टी मिड निकालना पड़ेगा। और टी मिड कैसा आएगा, अपर माइनस लोअर डिवाइड बाई 2। तो 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये 10 आ जाएगा। ये 25 आ गया, ये आ गया 35, ये 50 आ जाएगा मिड। और 90 प्लस 60 अपॉन 2 हो जाएगा कितना, 75। अब मुझे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर भी करना है, तो टी मिड जो है इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। सही, इसी तरीके से ये हो जाएगा 625। 35 का स्क्वायर करोगे, फिर 50 का स्क्वायर, फिर 75 का स्क्वायर। तो बस आपने ये वैल्यूज निकालनी है, फिर एफ और एक्स स्क्वायर को और एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे। सिंपली इस फॉर्मूले में इनपुट करना है, बाकी तो आपको पता है, सिंपल सा काम है। ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। मैंने आप लोगों को जब स्टैंडर्ड डिवीजन समझाया था, तो तब मैंने निकलवाना सिखाया था आप लोगों को किस तरीके से ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डिवीजन निकलता है। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे इस तरीके से बन गया है। ठीक है, ये काम हो गया। अभी आगे हमारे पास इन विच इंटरवल डज द अपर क्वार्टाइल लाई। अच्छा, अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, उसको अभी हम करवाते हैं। ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पर रिलेट कर देंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे फिर हम उसका डाटा। जब भी इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, तो हिस्टोग्राम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर एक और इधर क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन क्लास इंटरवल दी हुई है आपको। 0 से 5 तक 23 है, 5 से 10 तक 102 है, 10 से 20 तक 135 है। टोटल 360 हमारे पास एम्प्लॉयज ऊपर दिया हुआ है इसने यहाँ पर। तो ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो पहला आप इस टेबल का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालोगे हर कॉलम के लिए, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को आप लेफ्ट पे रखोगे। एक्स एक्सिस पर आपका टाइम आ जाएगा टी,
और उसी तरीके से आप डब्बे बनाओगे। फिर उसने बोला मीन निकालो, और आपको पता है ग्रुप डाटा से मीन कैसे निकलता है। तो हिस्टोग्राम इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स। दुआ करोगे हिस्टोग्राम आ जाए तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही चीज आती है, हमेशा एग्जाम में आएगा ना तो एक ही चीज आएगी, या तो हिस्टोग्राम आएगा, या कम्प्यूटेड फ्रीक्वेंसी आएगा, या कुछ और आएगा, या कुछ और आएगा। तो हिस्टोग्राम का दुआ कर लो आ जाए, उससे काम आसान हो जाती है, सबसे इजीएस्ट वाला चीज है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हिस्टोग्राम का आपको पता चल गया। फिर हमारे पास आता है कहाँ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका भी सवाल से ही समझाता हूँ मैं, होता क्या है। कौन सी वाली महाम ली हुई है? अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है आपके पास? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनता है हमेशा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव का मतलब होता है कि मिला हुआ या कंबाइंड, इस तरीके से मतलब होता है, इसका मिलता जुलता वर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें असल में करते क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, अच्छा यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसने निकाल के दे दी है। अगर मैं ऐसा निकालूं एक जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो, हमें निकालनी हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे देखो, कर्व तो हम बनाने सिखाता हूँ, उसी से बनाने सिखा दूंगा कर्व तो, जो डाटा है। लेकिन फिलहाल लॉजिक समझाने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, उसके लिए एक और सवाल दिया मैंने। क्लास नहीं है आपकी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी असल में करता है क्या है, आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है फॉर ईच क्लास इंटरवल। फॉर ईच क्लास इंटरवल इसने दी हुई है। तो 0 से 9 तक आपके पास 15 है, और 10 से 14 तक हमारे पास 48 है, 15 से 19 तक हमारे पास 66 है, और फिर 20 से 30 का 21 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करता क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसको, ये जो डाटा है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है। वो कहता है पहले यहाँ पे कि ऑल लेंथ लेस देन इक्वल टू 9। तो इससे हमारे, इसकी भी आप फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर मैं लेंथ को बोल दूँ ऑल लेंथ लेस देन इक्वल टू 9, उसका मतलब है हमारे लेस देन इक्वल टू 9 कितनी है फ्रीक्वेंसी, 15 हो गई। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा CF। फिर इसके बाद जो दूसरा बनेगा ना इसका कॉलम, वो बनेगा L लेस देन इक्वल टू 14, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना इधर की, उससे पीछे तक की सारी वैल्यूज। तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 14, हमारे पास ये 48 भी आ रहा है, और ये 15 भी आ रहा है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आनी कम्युलेटिवली, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, समझ लो कम्युलेटिव मतलब ज्वाइन कर दिया आपने। सो ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ एल विच आर लेस देन इक्वल टू 14 में, लेस देन इक्वल टू 14 में लेस देन 9 भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो 48 प्लस 15 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 53 और ये 63। फिर थर्ड हमारे पास बन जाएगा लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, तो एल इज लेस देन इक्वल टू 19। तो इसमें ये 66 भी आ जाएगा, 48 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। तो 63 प्लस 66 होता है 129। एंड देन द लास्ट वन, एल इज लेस देन इक्वल टू 30। तो इसमें हमारे पास 21 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 129 प्लस 21 हो जाएगा 130, और ये 150। तो आप देखो कि हमारे पास जो है जितना टोटल इसने डाटा दिया था 150 फिशेज थी, हमारे पास आखिरी वाली जो वैल्यू आई है वो भी 150 तक ही गई है। ठीक है, तो ये असल में करता है क्या है कि हर कॉलम में जो है पिछले वाले सारे एडअप हो जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मिला दिए मैंने सारे सारे वैल्यूज को। तो इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। सब सिंपल, सबसे सिंपल ये है समझाने का लिए तरीका, कि दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इसका हम जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, जब भी ग्राफ स्केच होता है, तो इसका स्केच करते हुए आपके पास वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा। ये चीज़ अपने पास लिख लो, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, नीचे हमारे पास वेरिएबल होगा, ये अभी फिलहाल लेंथ है L, उसको L बोल देता हूँ।
L इन सेंटीमीटर्स। ये वाला पार्ट हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास y एक्सिस हो जाएगा। सॉरी, y एक्सिस हमारे पास ये होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। बल्कि ये नहीं होता, ये वाला ही इसी को बोल देते हैं, जो हमने चेंज कर दिया ना इसको फिलहाल। तब मैं करूँगा क्या कि मैं L में जहाँ पर 9 आ रहा होगा वहाँ पर मैं 15 यहाँ से मार्क कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे 63 सॉरी 14 जहाँ पर आ रहा होगा, मैं अभी फिलहाल अंदाजे से कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं 63 मार्क कर दूंगा इस तरीके से। और फिर जब भी इसका ग्राफ स्केच करते हैं ना, तो ग्राफ हमेशा इसका बनता है इस तरीके का, हमेशा हमेशा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनता है, 0 से स्टार्ट हो रहा होता है ज्यादातर और यूं एस बन रहा होता है हमेशा। इस तरीके से एस बन रहा होगा, थोड़ा सा यूं स्टीप हो जाएगा या तो फिर और ही पतला सा कर्व हो रहा होगा, लेकिन बनेगा एक किस्म का ऐसी, यूं बन रहा होगा या तो फिर थोड़ा सा ऊंचा बन जाएगा। शेप हमेशा ऐसा ही होगा इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अगर शेप ऐसा नहीं आ रहा, अगर ऐसा शेप नहीं आ रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मसला किया है फिर आपने। अब इसका जो सवाल दिया हुआ था ऊपर जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज भी दी हुई हैं, ये बनाते हैं 5। इसका मैं स्क्रीन शॉट देख लेता हूँ। एक मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, बस स्टार्ट करता है। अच्छा आ गया हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होपफुली सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो दिख रहा है आपको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। द डिस्टेंसेस एक्स ट्रेवल टू स्कूल बाय 140 चिल्ड्रन वर रिकॉर्डेड। मतलब 140 बच्चे हैं टोटल स्कूल में, और वो कितना फासला तय करके स्कूल पहुंच रहे हैं वो रिकॉर्ड करके उन्होंने बता दिया कि भाई लेस देन 200 मीटर अगर जो कवर कर रहे हैं वो 16 है, लेस देन 300 में 200 वाले अभी इंक्लूड हो गए हैं, समझ ले। तो उसमें 46 टोटल हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो लेस देन 300 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं स्कूल आने के लिए, समझ लीजिए। ये सारा फॉर्मूला दिया, वो सारा डाटा दिया हुआ है। अब उसने बोला इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो इसका हमने सूटेबल स्केल चूज करना है कि क्या स्केल यूज करेंगे। हमारे पास वैल्यूज जा रही हैं वाई एक्सिस पर, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, और ये 140 तक जा रहा है, तो 10-10 करके पहुंच जाएगा, पता नहीं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, हाँ आ रहा है भाई। 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 0। और हमारे पास एक्स एक्सिस पे चल रहा है ये 100 100 करके, कितना 1600, मेरे ख्याल से 16 तक जाता है ये, पता नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा पूरा ही आ रहा है। चलो अच्छी बात है, तो ये 1600 यहाँ तक चलेगा। 100, 200, 300, 400, 500, सही साफ साफ दिख रहा है। अभी अगला सवाल करते हैं। 600, 700, 800, 900, 1000, सही समझ में आ गया। आगे हम प्लॉटिंग पर आते हैं, उसको मोटा भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या, पॉइंट्स प्लॉट करना होता है, ठीक है, फॉर ईच। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है फॉर ऑल वैल्यूज लेस देन 200। तो 200 पर हमारा एक्स की वैल्यू 200 पर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है, तो 200 हमारा ये रहा। तो इस पर हमारे पास 16 तक जाना है, तो ये 10, 12 हो गया, फिर ये 13, फिर 14 हो गया, और ये 16 हो गया ऊपर वाला। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 16 है।
200, 16, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 300 पे 46 आ रहा है, तो 300 पे 46 यहाँ तक पहुंच गया। फिर हमारे पास 400 पे, सॉरी 500 पर 88, 500 पर 88 ये बन गया। फिर हमारे पास 600, सॉरी 900 पर 122, 900 पर 122 यहाँ तक पहुंच गया। सही है। फिर हमारे पास 1200 पर 134, 134 पर 1200 ये वाला होगा 134। हाँ सही है, 1200 पर ही है। 1100 और ये 1200 हो गया। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, दिख जाएगा। तो ये 1200 पर हमारे पास 134 आ गया, और फिर लास्टली हमारे पास 140 पर कंप्लीट 1600। तो ये आखिरी वाला पॉइंट। तो देखो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है, 0 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, ऐसी बात है, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ना किया हो स्कूल पहुंचने के लिए, तो ये स्टार्ट 0 से ही होता है। ये वाला ग्राफ जो है स्टार्ट 0 से हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्कूल में तो कोई बैठा हुआ सो के उठे डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा ना। तो हमारे पास जब ये बन गया, तो अब हमें इसको क्या करना है, एक स्मूथ कर्व बनाकर ज्वाइन करना है। कोशिश करते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है। चलो, मेरे ख्याल से सही बना है। यहाँ से देखो, ये वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट, इतना ज्यादा कर्व जो है नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, यूं करके एस बनना चाहिए ना, मैंने बताया ना। ये भी एक किस्म का वैसा ही एस बना है, थोड़ा खिंचाव है। तो अब इसको क्या करना है, बस ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसी ही बनेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी, एक्स एक्सिस पर आप लेबल किया। प्रॉपर लेबलिंग और स्केलिंग आप लोगों को, आप जाहिर सी बात है ए लेवल में आ गए हो तो इतना तो आना चाहिए, क्योंकि ओ लेवल में अच्छा खासा आपने किया हुआ है ग्राफ्स वाला। अब कहा है इसने, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे कैलकुलेट भी करते हैं। 3 किस्म के क्वार्टाइल्स हमारे पास, Q1, Q1 हमारे पास है, एक मिनट, फर्स्ट क्वार्टाइल। और इसका मतलब होता है, दिस इज द 25% ऑफ योर वैल्यू, ऑफ योर डेटा, ऑफ योर फ्रीक्वेंसी बोल दो। सही है। Q2 आपका होता है मीडियन, 50%। मीडियन तो आप लोगों को पहले ही पता है, मीडियन पहले ही पढ़ा हुआ है, 50% ऑफ योर डेटा। और Q3 होता है हमारे पास 75%। जाहिर सी बात है, ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यू इंटर होता है आपका, इंटर क्वार्टाइल। क्यू इंटर क्वार्टाइल बोलेंगे हम, उसका फॉर्मूला होता है Q2 माइनस, सॉरी Q3 माइनस Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोल दो, या इसको लोअर क्वार्टाइल बोल देते हैं कभी कभार। ये लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल। अपर माइनस लोअर कर दो तो हमें इंटर क्वार्टाइल पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें हमारे इस केस में। हमारे इस केस में हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले तो आपने ये देखना है। टोटल हमारे पास 140 बचे थे। 140 बच्चे में हमारे पास, उसका अगर मैं 25% निकालूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टाइल, तो 25% ऑफ 140 कितना आता है हमारे पास, ये आएगा मेरे ख्याल से 35। तो 35th पोजीशन जो है मेरे डाटा की, वहां पर मुझे Q1 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 35 पर ऑन द वाई एक्सेस, 35 कहाँ पर होगा, ये मिडल यहाँ पर होगा ना कहीं पर। तो ये मैंने लाइन बनाई, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे मैंने अपनी वैल्यू निकाल दी। तो ये कितनी आ रही होगी, ये आ रही है मेरे ख्याल से 100, 200, 220, 240, 250 और 260 के दरमियान। नहीं, 260 और 280 के दरमियान, 270 समझ लो। 270 आ गया यहाँ पर।
तो ये मेरे पास आ गया मेरा लोअर क्वार्टाइल, विच इज योर 270। फिर मैं निकालूंगा Q3। Q3 है 75% ऑफ 140 ऑफ माई टोटल फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 105। तो 105th पोजिशन ऑफ माई फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑफ माई डाटा। तो 105 कहाँ पर आ रहा है? 105 आ रहा है यहाँ पर। अब मेरे पास तो इतना अच्छा है ये लाइन शाइन बनाने के लिए। आप लोग एग्जाम में जो है थोड़ा तमीज से बनाते हो। तो यहाँ पर आ रहा है कुछ ये होगा 620, 40, 60, 80, और 80 के बाद थोड़ा सा। तो 685 कर देते हैं इसको, 690 नहीं करते, ठीक है। 685 कर दिया। अब ये जो है ना, ये जो वैल्यूज दी हुई है जो हमने निकाली है, इसकी एग्जाम में मार्किंग स्कीम में एक रेंज दी हुई होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होती, इतना परफेक्ट नहीं बनता। इसका सॉफ्टवेयर अच्छे से बनाएगा, लेकिन हमारी तो इतना साफ सुथरा आंसर नहीं, तो इसकी रेंज दी हुई होती है आंसर की। अब मुझे क्यू इंटर निकालना है। तो मैंने बताया था Q3 - Q1। तो Q3 - Q1, ये आ जाएगा कितना अपना 415। ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास निकलता है हमेशा, जो है इसी तरीके से निकलेगा। अगर इसने मीडियन मांगा है, मीडियन, इंटर क्वार्टाइल ही मांगा था बस, तो इंटर क्वार्टाइल निकाल लिया। अगर ये मीडियन मांगता तो मैं 50% ऑफ 140 का था, जो कि 70 आता, और 70 पर मैं लाइन बनाता। इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे मैं यूं वर्टिकल है, ये मेरा जो है 400 इसका मीडियन आ रहा है। सही है। इस तरीके से ये 400 आ गया। तो ये मीडियन भी आ जाता है। Q1 Q2 हमेशा ऐसे, Q3 ऐसे ही निकलेगा। अब इंटर ये वाले रेंज, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ है। यही मीडियन और Q1 और Q3 हम निकालते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम में भी, लेकिन वहां पे हम मैनुअली काउंट करके देखते हैं पोजीशन, और फिर वहां पे वैल्यू निकालते हैं। उसका भी हम सवाल करेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल समझ में आ गया होगा, Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है, क्यू एंटर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल फॉर्मूला है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते कैसे हैं, बना लिया हमने। और लेबलिंग शेबलिंग बाकी वो आप लोग करते रहोगे साथ साथ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसने बोला कैलकुलेट एस्टिमेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये दोनों के फॉर्मूला आपको पता है। ये ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा है, इसके ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब इसके मीन निकालने के लिए इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप पहले के लिए ग्रुप क्या बनेगा, ये डिस्टेंस देखो, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन इनका अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो 0 से लेकर हमारे पास 200 तक क्या एक ग्रुप बनेगा, जिसके अंदर ये 16 आ जाएंगे। फिर 200 से लेकर हमारे पास 300 तक का ग्रुप बनेगा, जिसके अंदर कितना आएंगे, 16 निकालना पड़ेगा ना। इस 46 में से 16 जो थे वो लेस देन 200 वाले थे, तो 46 में से 16 निकाल लिया, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 30। सिमिलरली 300 से लेकर 500 तक ये वाला ग्रुप बनेगा। और इसमें से 88 में से मुझे 46 निकालना पड़ेगा, 42। तो हर ग्रुप का मैंने अलग से उसकी एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो सिमिलरली 500 से लेकर 900 तक, जो क्या आ जाएगा 122 - 88, कितना होता है 36। ये हो जाएगा 900 से लेकर 1200। 134 - 122, 12। और 1200 से लेकर 1600 तक, ये 140 - 134, 6 आ गया। तो मैंने सेपरेट कर दिया, हर ग्रुप को अलग अलग निकाल लिया। अब इसका मैं मीन भी निकाल सकता हूँ, अब इसका मैं स्टैंडर्ड डिविजन भी निकाल सकता हूँ। मीन आपको पता है σfx/σx, और एक्स का मिड भी निकालना पड़ेगा। तो एक और भी मैं इसमें ऐड करूंगा, एक और रो फॉर एक्स मिड। और मिड कैसा आएगा, अपर माइनस लोअर डिवाइड बाई 2। तो 100 और 0, 200 और 0 के दरमियान 100 आ गया, यहाँ पर 250 आ गया, ये आ गया 400, ये आ जाएगा 700। तो इस तरीके से मिड निकाल लिया आपने। लो, अब इस मिड पॉइंट को जो है आप मल्टीप्लाई करोगे विद योर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो सिग्मा एफ एक्स कर दोगे, फिर आपके पास आ गया फॉर्मूला, पता है किस तरीके से होता है।
वो हमने पहले भी देखा था। अगर किसी को सवाल है, ये खुद खुद घर पे किसको कंप्लीट कर लेना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही चीज़ है कि ग्राफ बनेगा और इसी तरीके से ग्राफ बनेगा, हमेशा इसी तरीके से शक्ल सूरत ऐसी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने देख लिया है। स्टेम एंड लीफ है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में होपफुली इसी का फिर 5 पेपर और देख लेंगे तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। स्टेम एंड लीफ है और बॉक्स और विस्कर्स। बॉक्स और विस्कर्स तो सबसे आसान, मतलब वो तो मुझे बिल्कुल सिंपल सा ही है। स्टेम एंड लीफ, स्टेम एंड लीफ कैसा होता है? स्टेम एंड लीफ में बैठे हुए सारे का नहीं, इंस्टाग्राम का बोलिया। माहम कौन सी वाली बैठी हुई है? माहम आवाज आ रही है? जी। कौन सी वाली है? नई वाली माहम है, पुरानी वाली? नई वाली। नई वाली माहम पता नहीं, दूसरी पुरानी वाली कहाँ गई? तो उसको मैंने करा दिया था वैसे पहले, कह रहे चलो। मैसेज आ जाएगा अगर ज्वाइन करना होगा तो। फिर हमारे पास आता है अपना दूसरा स्टेम एंड लीफ। माहम देख लो, ये आपका S1 है। इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक सो, लेकिन नॉट ईजी, इतना भी ईजी नहीं है कि मैं बोलूँगा तो बहुत आसान है। स्टेम एंड लीफ डायग्राम प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। एवरीथिंग इज हार्ड अंटिल यू प्रैक्टिस इनफ, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम की शक्ल पूरा दिखाते हैं, 5 पेपर से ही देख कर काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ड्रॉ द बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ, ये तो हम बनाते हैं, ये तो हमें बनाना होगा। अगर बनी भी है कहीं पर तो ये है, ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसको हम कहते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम। इसको मैं अलग से लेता हूँ। फिर इसी का इसने बोला, चलो ये भी समझ में आ जाएगा। Two machines A and D produce metal rods of a certain type. The length in meters of 19 rods produced by A and 19 rods produced by B are shown in the following back to back stem and leaf diagram. बैक टू बैक क्यों है? इसलिए के अंदर दो, इसके अंदर दो डाटा एक के अंदर शो हुआ है। तो अगर दो डाटा एक के अंदर शो हुए होते हैं तो उसको हम बैक टू बैक कहते हैं, सिंपल। अगर इसमें से एक डाटा कम हो, अगर ये वाला साइड को मैं कटा दूं, छोड़ दूं, नहीं पढ़ूं इसको, अगर यहाँ पे ये डाटा ए वाला पार्ट ना होता तो मैं कहता कि ये सिंपल वाली है स्टेम एंड लीफ। अगर दो डाटा एक के अंदर ये दिखा रहे हैं, राइट साइड पर एक डाटा है, दूसरे साइड पर दूसरा डाटा है, तो ये बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ होता है। अब इसको पढ़ने के लिए, अब यहाँ पर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टेम है। ये जो पार्ट है बीच वाला, ये स्टेम है, और ये इसके लीव्स निकले हुए हैं, ये सारे लीव्स हैं साइड के, जो इसके सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो हम लीव्स कह रहे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए भी की भी दी हुई होती है। की देखो यहाँ पर दी हुई है। की का मतलब है कि अगर मैं बीच में से 22 देखूं और लेफ्ट से 7 देखूं, तो दिस मीन्स दैट माई वैल्यू इज 0.227। तो ये जो 0.21 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर ये 0.22 हो गया, 0.23 हो गया, 0.24 हो गया, और फिर अगला डिजिट जो है मैं आगे से देखता हूँ। तो अगर मुझे ये 4 पढ़ना है, तो ये 4 पढ़ने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? 0.214। तो ये डाटा आपको या तो आप बनाते हो, या तो अगर आपको बना हुआ दिया हुआ है, तो यू विल बी गिवन अ की टू अंडरस्टैंड हाउ यू वुड रीड दिस डाटा। उसको रीड करने का तरीका इसने बता दिया कि अगर हम बीच में से 22 लें, लेफ्ट से 7 लें, तो हमारे पास 0.227 बन जाएगा, और राइट से 4 होगा तो 0.224 हो जाएगा। तो दिस मीन्स दैट हर वैल्यू को इसने उसी पैटर्न को रखते हुए डाटा को अरेंज करके यहाँ पे दे दिया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में भी डाटा दिया हुआ है, देखो 0.211 है, उसके बाद 212 है, फिर 214 है। सही समझ रहे? तो इसमें अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभार आपको इस फॉर्म में डाटा को अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्कुल ही रॉ डाटा दे दिया है, हर वैल्यू अलग अलग आपको पड़ी हुई मिल गई है, अब वो बोलता है इसका स्टेम एंड लीफ बनाओ,
तो आप पहले डाटा को अरेंज करोगे, देन यू वुड थिंक ऑफ अ सूटेबल की एंड देन यू वुड प्लॉट मतलब यूज दैट की टू अरेंज योर डाटा इन दिस मैनर स्टेम एंड लीफ डायग्राम में। तो वो भी एक सवाल करते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डाटा है, इसको समझना आ गया। अब इसने बोला है कि इसी का मीडियन निकालो और इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालो फॉर ए। तो ए में हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 19 है, सही है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 19 है। आपको चाहिए क्यू मीडियन। मीडियन क्या होता है, मैंने बताया था, मीडियन होता है Q2 विच इज योर 50% या हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इस केस में जब हमारे पास डाटा जो है सेपरेट सेपरेट दिया होता है हर वैल्यू, तो उस केस में हमारे पास मीडियन निकालने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, वो होता है n+1 अपॉन टू। अपॉन टू मतलब वो 50% ही हो गया ना, 50% का मतलब यही होता है हाफ। तो ये तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 19 है, 19+1 अपॉन टू, जो कि हमारे पास 20th वैल्यू। तो 20th वैल्यू फॉर ए जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ए पर हमारे पास पहली वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और टेंथ, और सॉरी टेंथ है, टेंथ सॉरी, और 20/2 टेंथ होता है। तो टेंथ वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टेंथ वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये 8 आ रही है, विच मीन्स दिस इज 0 पॉइंट क्या बनेगी ये माहम, 0 पॉइंट क्या है माहम, आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो, माइक खुला हुआ है, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो आंसर हेलो। 20 हाँ, आंसर की मतलब ये, इसको रीड कैसे करूंगा, 2 3 यहाँ पर और यहाँ। को 2 से डिवाइड करना। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है? किसको? 20 को। हाँ, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10th आ गया ना हमारे पास। तो 10th वैल्यू जो है ऑफ माई ए, ऑफ माई डाटा ए, वो मेरा मीडियन है। तो मैंने काउंट किया, मैं 10th तक गया। तो 10th में ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, और ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी 10th वैल्यू है। दिस वैल्यू इज माई मीडियन। तो अब इस वैल्यू को मैं खोलूंगा कैसे, उसका मतलब क्या है, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? यहाँ 0.238। हाँ, 0.238 हो गया इसका आंसर। सो दिस इज माई मीडियन, द मिडिल वैल्यू ऑफ माई डाटा। अब इसने बोला था कि इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको बताया कैसे निकलती है। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, Q3 - Q1, तो Q3 अपर माइनस क्वार्टर, अपर लोअर क्वार्टाइल क्वार्टर। माइनस वो। अपर क्वार्टाइल होता है 75% ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 n+1 माइनस 25% ऑफ 20। तो ये जो है सॉल्व करते हैं तो ये 15th वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू, ये मुझे इंटर क्वार्टाइल लेने देगी। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास कौन है, फिफ्थ है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला फिफ्थ है, तो 0.231। और हमारे पास 15th कौन सा है, 0.245। 1 2 3 4 5, ये वाला 0.245। 0.245 माइनस 0.231, क्या आंसर आता है, मेरे ख्याल से आएगा ये 0.014, 41। 0.014 आएगा। सही है, ये हमने निकाल लिया। तो मीडियन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q1 Q2, ये स्टेम एंड लीफ से भी रिलेट करवा सकता है और फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों से आ सकता है। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से निकालना है। मीडियन का n+1/2 ही जेनेरिक फॉर्मूला है, वही हमने यहाँ पर यूज किया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में n+1 ही लगाते डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, 200, 150, 250 है, तो वन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। तो वहाँ पर वन ऐड करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट वो हाफ 50 से मल्टीप्लाई कर दो, या 25% से मल्टीप्लाई कर दो, या 75% से मल्टीप्लाई कर दो। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के इसमें बॉक्स है, ये स्टेम एंड लीफ में आपने n+1 करके ही करना होता है। अब इसी से वो कहता है कि हमें, अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, दिस इज इट, सिंपल।
ऐसा कभी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये कि आपको सेपरेट सेपरेट डाटा देते बोलता है कि उसको स्टेम एंड लीफ में कन्वर्ट करो, तो इसी तरीके से कन्वर्ट करके आपने एक की बना के देनी कि वो समझना कैसे है, आप उन डेटा को अरेंज करना है पहले, और फिर उसको की बनाएंगे और की के मुताबिक अपने इस स्टेम एंड लीफ को भरेंगे, आपका स्टेम एंड लीफ में चेंज जाएगा डेटा। इसी सवाल का जो आखिरी पार्ट है कहा है इसने, ये बॉक्स एंड विस्कर्स बनाओ दोनों के लिए ए एंड बी। तो अब इसको बताते हैं कि बॉक्स एंड विस्कर्स किस बला का नाम है। बॉक्स एंड विस्कर्स का अगर मैं एक जेनेरिक सा शेप दिखाऊं ताकि मैं समझा सकूं कि इसके अंदर बनता क्या क्या है, तो इसमें एक होता है स्टार्टिंग पोजीशन जिसको मैं यूं लेबल करता हूँ, फिर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, फिर आपके पास एक बॉक्स बनेगा, और बॉक्स के अंदर भी एक किस्म की लाइन यूं बन सकती है, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक और आई, और फिर एक छोटी लाइन आई। अब ये ओवरऑल बॉक्स है, बीच में बॉक्स है, और साइड पर ये जो लाइनें आ रही हैं उसको हम विस्कर्स कह रहे हैं। तो ये बॉक्स एंड विस्कर्स डायग्राम है सबसे सिंपल। अब इसमें लेबल मतलब हर पार्ट का कुछ ना कुछ मतलब हुआ ना, तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, दीज आर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा, मतलब द स्टार्टिंग वैल्यू, और ये मेरी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा है, या सबसे एंड वाली डेटा। फिर आपके बाद आता है आपके पास ये तीनों जो लाइन आ रही हैं, ये तीन लाइन क्या है, ये तीन लाइन सिंपली आपके, ये जो है ये Q1 है, ये आपको Q2 है, और ये आपको Q3 है। तो जो आपने Q1 Q2 Q3 निकाल लिया, उसको आप यहाँ पर प्लॉट करोगे, और लार्जेस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का भी आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, एक बॉक्स और विस्कर्स बन जाएगा, और बीच में जो तीन बड़ी लाइनें बन रही हैं उनको ज्वाइन करके बॉक्स बना लोगे। तो हमारे पास इसने ए का ए का जो है सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.220। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा स्केल चूज करूंगा जिसमें सारी ये डाटा अकोमोडेट हो जाए। तो 0.211 से लेकर जा रही है, 0.211 से जा रहे हैं 0.256 तक। तो 0.21 से स्टार्ट करता हूँ, 0.210, फिर इसको हम लेकर जाते हैं 0.22 तक, फिर ये 0.23, 0.24, फिर ये 0.25, और ये 0.26, तो मतलब सारे आ जाएंगे अब ये आप आपकी खुद की थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल तरीका होता है आपका कि किस तरीके से हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। इसकी स्केलिंग, ये तो आपने बहुत बचपन से करते हुए आ रहे हो, स्केलिंग के ग्राफ्स व्राफ्स, तो जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा साथ। हम्म। इस- हाँ, तो अब क्या करना है, बस मैं ए बना देता हूँ। ए का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें भी यही जीरो होता है ना, पॉइंट बीच टू में मीडियन आता है और इससे पहले इंटर कोटाइल और उसके बाद अपर कोटाइल। हाँ ऐसे ही है। तो स्टार्ट हो रहा है ए की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0.220 से। तो ए के लिए मैं स्टार्ट करूंगा 0.220, 0.220, ये यहाँ पर मैंने एक सिंपल छोटी लाइन बनाई है। फिर हमारे पास ए का मीडियन Q1 हमारे पास में ए का आया था 0.231, 0.231 आ जाएगा यहाँ पर 0.231। इसके लिए मैं थोड़ी बड़ी लाइन बना दो। फिर हमारे पास मीडियन है तो 0.238, 238 कुछ यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए थोड़ी बड़ी लाइन बना दो। फिर हमारे पास आ रहा है 0 पॉइंट अपर अपर है हमारे पास 0.245, 0.245 कुछ यहाँ पर होगा, और फिर इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, ये बॉक्स बन गया। और हमारे पास आखिरी वैल्यू जो आ रही है ए की वो है 0.254, 0.254 आ रही है यहाँ पर। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये बॉक्स एंड विस्कर्स डायग्राम बन गई है। सही है। इसी तरीके से आप बी के लिए भी बॉक्स और विस्कर्स बनाओगे, क्योंकि बी के भी इसने सामान दे दिया है, बी का इसने मीडियम भी दे दिया है, लोअर भी दे दिया है, अपर भी दे दिया है, और
लोवेस्ट वैल्यू और अप हाईएस्ट वैल्यू आपको यहाँ इस स्टेम एंड लीफ से मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेबल करोगे और इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे तो आपका स्टेम एंड सॉरी बॉक्स एंड वेस्टर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास में हमने समझ लो ये Q2 पूरा क्या होता है? टॉपिक। Q2 होता है मीडियन, मीडियम भाई, और Q1 होता है इंटर क्वार्टाइल। वन फर्स्ट क्वार्टाइल या आप लोअर क्वार्टाइल बोल दो। लोअर क्वार्टाइल, और दूसरी होती है अपर क्वार्टाइल। इन दोनों में हमारे कसर कौन सी आती है? क्या कैसी आती है, क्या कह रहे हो? अपर क्वार्टाइल में लोअर क्वार्टाइल में करते हुए क्या होता है?